big career and save your personal investment. Learn fundamental and technical courses from Pakistan share market updates. Don't miss the chance before you lose your money. WhatsApp me now and ask me how. Register early in crypto, forex, and PSX trading course to get exclusive discounts. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त इकॉनमी के ऊपर हम बात करेंगे। और जो है आज क्या इस वक्त चल रहा है, जो इस वक्त वॉर चल रही है, उसका जो इम्पैक्ट है इस वक्त हमारे मुल्क में आ रहा है और ऑल ओवर जो इस वक्त हमारे बिजनेसेस या फिर स्टॉक मार्केट है, ये सारे जो जितने भी एवेन्यूज़ हैं ये सब ऑब्वियसली इफ़ेक्ट हो रहे हैं। और इस हवाले से हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ बात करने के लिए जी हाँ मौजूद हैं अली खज़र साहब, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं बिजनेस रिकॉर्डर के। और उनसे हम जानेंगे, पता करेंगे कि इस वक्त क्या फर्दर इस वक्त हो रहा है, वॉर सिचुएशन क्या है, इस वक्त जो ऑयल है, जो इस वक्त ऑयल ने जो है इस वक्त हमारी पूरी मईशत को जो है वो कह सकते हैं ना कि एक वो दिया हुआ है, एक चैलेंज दिया हुआ है। क्या आगे फर्दर इसका स्टांस रहेगा, ये सारी बातें हम करेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी साम नादिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी जनाब। Thank you so much, sir, and thank you for your time and welcome to the session. सर, इस वक्त जो है हम जो है इस वक्त वॉर सिनेरियो में हम हैं। और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें एशियन मार्केट में सबसे ज़्यादा हम ही सरवाइव कर रहे हैं, हमारी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा सरवाइव कर रही है। ऑयल एक मेजर सेक्टर है। ऑयल इस वक्त जैसे हम देखते थे कि मार्केट हमारी इकोनॉमी पे चल रही होती थी, हमारे कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल उस पे चल रही है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं सिर्फ ऑयल है, जो ऑयल जो है इस वक्त हमारी मार्केट को जो है इस वक्त रूल कर रहा है। क्या कहेंगे इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, बात यह है कि एशियन मार्केट ज्यादा इम्पैक्टेड है। इस वजह से ये है क्योंकि जो गल्फ की जो सप्लाई वो कम हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से, वो सप्लाई जो है वो बहुत एशियन मार्केट्स पे ज्यादा आती है, चाहे हम्म। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, कोरिया, जापान, इन सब पे ज्यादा आती है। और इन पे ज्यादा इम्पैक्ट है। फिर पाकिस्तान के पास चूंकि रिजर्व्स और बफर्स कम है, ना पेट्रोलियम स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है, ना पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी कम है कि हम ज्यादा तेल इस्तेमाल करते हैं कम जीडीपी प्रोड्यूस करने में। तो जब तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो हम पे ज्यादा इम्पैक्ट आता है। और तेल की कीमतें इन ममालिक के लिए ज्यादा ऊपर गई है वर्सेस वो जो कि यह नहीं है। मसलन कि जो दुबई क्रूड है, जो, 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 जो जिसकी बेंचमार्किंग पाकिस्तान की पेट्रोलियम प्राइसेस की होती है, वो तकरीबन $150 तक गया है। अमेरिका ब्रेंट क्रूड पे करता है, ब्रेंट 100-105 पे है। तो इस वजह से बड़ा एक फर्क है जी कि हमारे मुल्कों के ऊपर कीमतों का इम्पैक्ट ज्यादा आ रहा है। हमारा डीजल भी इस तरह 180-190 पे आ रहा है और पेट्रोल भी इस तरह आ रहा है। कल को हमारे यहाँ इनकी शॉर्टेजेस भी हो सकती हैं कि अगर हुकूमत पूरी प्राइस करे तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट बहुत आ सकता है। अगर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अगर पूरा प्राइस ना करे तो फिस्कल साइड पर फट सकती है, फिर वो इवेंचुअली वो इन्फ्लेशन ले आएगी, करंट अकाउंट को भी फाड़ देगी वो। तो सवाल ये है कि हुकूमत करे क्या। तो इन हर तरह से देखा जाए तो मार्केट इसको नेगेटिवली ही ले रही है। और जितना अर्सा ये जंग चलेगी उतनी हमारी मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हमारे पास रिजर्व नहीं है, हमारे पास बफर्स नहीं है टू विथस्टैंड सच अ ह्यूज क्राइसिस। सही। सर, अब मुझे ये बताएं, जैसे इस वक्त तो आपने ये सारी बात बताई, लेकिन एक टाइम था 2011 से जो है 14 के दरमियान में भी एक इस टाइम फ्रेम में भी पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ी थी। लेकिन उस टाइम पे हमने इस तरह का एक सेटबैक नहीं देखा था। मार्केट भी परफॉर्म कर रही थी। तो उस वक्त ऐसी क्या चीज़ थी कि जो है ऑयल प्राइसेस का इतना इम्पैक्ट नहीं लिया था, और अब जो है क्या वजह है? देखिए, 2011 से 14 के दरमियान तो कुछ जंग नहीं चल रही थी, और 2008 के क्राइसिस के बाद से हम्म। एक जो है हम रिकवर कर गए थे, और फिर उसके बाद स्लो ना हमारी इकोनॉमी ग्रो थी
और ऑयल की कीमतें कोई इतनी ज्यादा नहीं, 100 के हिसाब 90 100 पे घूम रही थी, आप इस वक्त 150 पे जा रही है जो पाकिस्तान के लिए प्राइस है। हम्म, आप इसका फर्क अंदाजा करें, तो वो एक बहुत फर्क हालात है उनका, वो इस हालात से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जंग लगी हुई और क्राइसिस नहीं था, ये 2022 से आप इसको देख सकते हैं कि उससे जब यूक्रेन जंग लगी थी तो 3 4 महीने बड़े मुश्किल आए थे, उस तरह के आप हालात को भी कंपेयर कर सकते हैं। 2011 12 से नहीं आप कंपेयर कर सकते, अच्छा। या 14 से नहीं कर सकते। अच्छा, सही। तो सर, अभी ये जो जंग है, ये कितनी प्रोलॉन्ग, क्या प्रिडिक्शन है कि अगर ये महीनों चल गई तो इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो किस तरीके से गवर्नमेंट क्या स्ट्रैटेजी लेगी? कोई गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्किंग कर रही है, या फिर इन्फ्लेशन जो है, ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद 11 जो नंबर है वो 11 तक चला जाए, अगर क्रूड ऑयल एक्सीड देखिए करता है 150 से ऊपर। देखिए देखिए ये तो बड़ा मुश्किल कहना है कि प्रिडिक्शन करना है कि जंग कितना अरसा रहेगी। अमेरिका की तो कोशिश है जंग आज खत्म हो जाए, ईरान जो है वो इसको नहीं खत्म करना चाह रहा। हम्म। मिडिल ईस्ट के लोगों की भी कोशिश है जंग आज खत्म कर जाए, लेकिन इसराइल इसको नहीं खत्म करना चाह रहा। और जंग बुनियादी तौर पे ईरान और इसराइल के दरमियान है, तो वो जो दो फरीक अगर नहीं खत्म करना चाह रहे तो फिर जंग तो शायद अभी चलती रहेगी। और अगर जंग चलती रहती है और कुछ माह इस तरह ही चलती है तो तेल की कीमतें इस तरह ही ऊपर रहती हैं, तो पाकिस्तान के अंदर यकीनन इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रेला आएगा। इस वक्त जो आज के अब इस वक्त देखें तो इस वक्त कम से कम जो इन्फ्लेशन अगले क्वार्टर में आ रही है अप्रैल टू जून के अंदर, वो 11 से 12% की आ रही है। इंटरेस्ट रेट भी आप देखें तो सेकेंडरी मार्केट में यील्ड में तो इवन टीबिल की जो कट ऑफ है वो भी ऊपर चले गए हैं। तो यकीनन इसका इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आएगा। इन्फ्लेशन अभी तो सबसे पहले जो होता है कि आपकी डायरेक्ट तेल की कीमत बढ़ती है, यानी कि हमने 55 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई, वो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आया। अब अगले हफ्ते आप फिर शायद इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। फिर उसके बाद दूसरा इम्पैक्ट आता है कि वही डीजल के ऊपर गाड़ियों पे आपका पूरा हर तरह की चीज आती है, खाने पीने की अशिया आती है। तो सबसे पहले जो है आपका सब्जी फल महंगा होता है, फिर आपकी दूसरी खाने पीने की अशिया महंगी होती है, आपके किराए बढ़ते हैं, आपकी हर तरह हर चीज पे आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आने लग जाता है। तो एक बड़ा ब्रॉड बेस्ड इम्पैक्ट है जो आएगा। पे पेट्रोकेमिकल्स हैं, पेट्रोकेमिकल प्लास्टिक के मटेरियल जो होते हैं और सारा कुछ होता है, वो भी ऑयल डेरिवेटिव होते हैं। देखिए ऑयल से सिर्फ ऑयल नहीं, उसके डेरिवेटिव से जो सारी चीजें बनती हैं वो हर चीज महंगी होने लग जाती है। तो बहुत वाइडर इम्पैक्ट आता है और बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आता है। तो देखते हैं कि कितना अरसा ये चीज तेल ऊपर रहता है, उतना ही इस पे इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। सही। जी। और सर, इस वक्त जो है आईएमएफ के साथ भी जो है डील नहीं हो सकी। क्या लग रहा है फ्यूचर में होगी? जो उनके जो हदाइफ थे वो पूरे हो चुके हैं, कितना रहता है? और अभी आगे वो भी आने वाला है, हमारा बजट भी आने वाला है। तो ये इस सिनेरियो में ये सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी, क्या होगा? देखिए आईएमएफ के साथ भी जो है कुछ आपके बजट के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर इश्यूज हैं। वो हम्म। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल रिजॉल्व होंगी। गवर्नमेंट जो टैक्स कम करना चाह रही है वो इस तरह नहीं कर पाएगी। गैस सर्कुलेटेड के ऊपर हम कुछ उनसे कंसेशन लेना चाह रहे थे कि कैपिटल लेवी ना आए और उसको कर सके। मेरे नहीं ख्याल आईएमएफ उसमें को सपोर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं हमें नए टैक्सेस और ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्सेस एफबीआर उस पर करना पड़ेगा। बट मुझे लगता है आईएमएफ प्रोग्राम हो जाएगा। डिले आ रही है बट वो हो जाएगा, मुझे उसमें ज्यादा फिक्र की बात नहीं लगती। अच्छा, सही। और सर, आगे जो अभी हमारा बजट आने वाला है, उसमें किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अभी जिस तरह से अभी ये चल रहा है, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगा। तो क्या लग रहा है कि इस वक्त जो है, जो जैसे हमेशा यही होता है कि टैक्स का बोझ जो है वो एक सैलरी क्लास पे लगाया जाता है, तो इस वक्त क्या लग रहा है कि अगेन टैक्स का एक आएगा, एक सैलरी क्लास के ही ऊपर? देखें कहा तो ये जा रहा है कि सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स कम करेंगे और टैक्स आपका कम करेंगे इनके ऊपर से जो सुपर टैक्स वगैरह है। अगर आप वो अगर कहीं से आप टैक्स से ब्रॉडन कर पाते हो, आप एग्रीकल्चर को, रियल एस्टेट को और रिटेल एंड ट्रेड को टैक्स रेट में ला पाते हो, तो आप ये कर पाओगे। तो देखते हैं कि हुकूमत आईएमएफ को कितना कन्विंस करती है कि जी हम अगर इन टैक्स रेट को कम कर रहे हैं तब दाएं बाएं से कितने पैसे ले पाएंगे। पर हुकूमत की कोशिश है कि टैक्स रेट इनकी कम हो, तो मेरा ख्याल में सैलरी पे या कॉर्पोरेट पे टैक्स इंक्रीज होने का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। अगर आना है तो कम आना है। वो पहले तो काफी चांसेस थे कि आ जाएंगे, अब इस क्राइसिस के बाद चूंकि आप तेल के ऊपर आप उस तरह कीमतें बढ़ा नहीं पाओगे, तो शायद हम ये टैक्स उस तरह कम ना कर पाए। तो ये अब अगले एक आध महीने में देखने की जरूरत है कि किस तरफ कैसे चीजें मूव करती हैं।
सही। और सर अभी जो है ये कतर से एलएनजी जो है वो स्टॉप हो गई है, तो अब ये मुझे बताएं कि यहाँ की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाई जाएगी क्या? इसमें जो है इस कहते हैं ना कि हम एक डिमांड को मीट करने के लिए क्या किया जाएगा, और ये हमारे लिए देखिए कितना बेनिफिशियल है? बेनिफिशियल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। एलएनजी जो हम ज्यादा इंपोर्ट करते थे तो वो हाँ। हमने एक दो कार्गो तो पहले ही कम कर दिए थे। उसके सही। अलावा बाद भी दो तीन कार्गो ज्यादा हमें लगते थे। चले जी, जहाँ जहाँ 10 कार्गो थे हमने 8 कर दिए थे, 8 से 6 हो जाते, हम्म। 6 हो जाते, 5 हो जाते, बट पेशेंट नीचे तो हमें मतलब ये जरूरत तो है ना। तो हमने थोड़ा बहुत, अब तो जीरो हो गए हैं, अब वो जीरो कार्गो आ रहा है तो हमने अपनी जितनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको रैंप अप कर दिया है। लेकिन ये फायदा बहुत ज्यादा भी इसको नहीं ही फायदा होगा। अभी तो आप देखें मुल्क में बारिशें खासतौर पे ये लाहौर में चल रही हैं, यहाँ पे फिर सर्दी का समा आ गया। बट अगले प्रेडिक्शन पंद्रह हुई बीस है। दिन में अगर यहाँ पे 15 दिन के अंदर गर्मी आ जाती है, और गर्मी आ जाती है और एसी के लोड बढ़ जाता है और एलएनजी की सप्लाई नहीं आती, तो 6 घंटे की लोड शेडिंग आपको पूरे पंजाब में नजर आएगी। तो ये एक नुकसान ही होगा। इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल पाएगी, पावर प्लांट को उस तरह गैस नहीं मिल पाएगी, फर्टिलाइजर से कहीं गैस को कट करना पड़ेगा, तो मुख्तलिफ जगह पे राशनिंग करनी पड़ेगी कि कहाँ पे गैस दें कहाँ पे ना दें, क्योंकि हमें कम से कम 5 कार्गोस की तो जरूरत थी। हम हम्म। तो ज्यादा मंगवाते थे, तो हम 10 से 0 पे गए हैं। तो ये ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ फायदा होगा, तो इसका सर यहाँ नुकसान ही होगा। प्रोडक्शन नहीं होगी जो ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है हमें फायदा होगा, क्योंकि फिर हम ज्यादा जो है जो हमारी जो लोकल कंपनीज हैं वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगी, तो जी जी, ऐसा ऐसी कोई उम्मीद नहीं है? लोकल लोकल कंपनी की प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ जाएगी, उनके स्टॉक शायद थोड़े आपको बेहतर हो जाएंगे। हम्म। बट ओवरऑल तो वो प्रोडक्शन इतनी नहीं बढ़ सकती कि हम इसकी इंपोर्ट को जीरो कर दें। हमें शॉर्टफॉल को फेस करना पड़ेगा। ओके, सही। और सर जैसे अभी इस वक्त आपने बात की, तो मार्केट की बात करें तो इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक है। हमारी मार्केट सबसे ज़्यादा एशियन मार्केट में सरवाइव कर रही है। बहुत पैनिक है इस वक्त। इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, या इस वक्त उनको वाकई पैनिक होना चाहिए? देखिए, मार्केट हमारी जो है बहुत ऊपर भी चली गई थी, हमारी 190 के हम्म। ऊपर चली गई थी, वो पीक पे गई थी, तो उसकी करेक्शन तो ड्यू थी। वो करेक्शन करती करती वो नीचे आई है, तो मुझे लगता है कि हमारी मार्केट अभी जो है ना वो भी करेक्शन फेज में रहेगी। और हम्म। मुझे लगता है कि ये आगे अगर जंग चलती रहेगी तो ये 130 150 के दरमियान आ जाएगी। अभी तो थोड़ी ऊपर गई हुई है, बट मुझे लगता है ये अगर जंग चलती रही तो ये इसमें थोड़ा प्रेशर और आएगा। अच्छा, सही। और सर ये T+1, और ये पहले हमारी T+2 से T+1 हुई, और अब जो है दोबारा हम T+2 पे जा रहे हैं, तो ये जब चीज़ T+1 पे हुई तो उस वक्त क्या कोई प्लानिंग नहीं थी? ये चीज़ एग्जीक्यूट कर दी जो चीज़ अभी इस वक्त फेस मैंने कर फॉलो रहे हैं? नहीं किया, मैंने अच्छा। मैंने इसकी वो ऑपरेशनल चीजों को उसने फॉलो नहीं कर रहा। अच्छा, ठीक सही। है। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका सवाल भी ले लेते हैं जी। ताहा, अपना सवाल करें। वालेकुम सर। जी, जी वालेकुम भाई सलाम। साहब। सर मुझे ये बताएं कि अभी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, माइक्रो लेवल पे आपको कैसी चीजें नजर आती हैं? क्योंकि मैंने 90,000 हाँ, भाई। मैंने ये कहा कि ना मुझे नहीं पता मार्केट के अंदर, मतलब आप खुद ये देख लीजिए कि ये मार्केट जो है 40,000 से 3 लाख शुरू हुई और तकरीबन 2 लाख तक पहुंच गई थी। इतनी इस तरह की अनरियलिस्टिक किस्म की मूवमेंट कम ही आती है। और ये बूम इतना जब ऊपर जाता है तो उसमें करेक्शन आती है, तो वो करेक्शन फेज में है, तो मार्केट अभी अगले कुछ महीने में करेक्शन फेज में ही रहेगी। थोड़ा ऊपर नीचे चलती रहेगी, बट मेरे ख्याल में करेक्शन फेज में रहेगी। बाकी माइक्रो लेवल पे क्या फैसला करना है क्या नहीं करना है, ये आप अपना डिसीजन खुद देखें। बट ब्रॉडर लेवल पे ये है कि करेक्शन फेज में मेरे ख्याल में रहेगी। ओके सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। सिराज, अपना सवाल करें। वालेकुम सर। जी सर भाई ये साहब। इस कंडीशन में अभी आप किस सेक्टर को देखते हैं कि जो बेनिफिशियल रह सकता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंकिंग सेक्टर और या ऑयल एंड गैस, किस सेक्टर को आप प्रेफर करेंगे? थैंक यू। देखिए, बैंकिंग के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट रेट दोबारा ऊपर आ रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई बैंक को बेनिफिट होगा, उसको इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे चले गए थे। ऑयल एंड गैस के अंदर तो कीमतें बढ़ रही हैं, तो उससे ऑयल एंड गैस को थोड़ा सा ये एक फायदा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आप की जो चीजें हैं वो आपको मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है। तो ये क्योंकि वैल्यूएशन पहले ही बहुत ज्यादा हुई थी, तो मतलब वो जो फायदे होंगे शायद वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुके हैं। सही। सर नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट अप हो जाएगा?
देखिए इंटरेस्ट रेट अब या तो यही रहेगा या ऊपर जाएगा। अभी तक आप इस वक्त लेटेस्ट टी-बिल देखें तो उसमें 100 बेसिस है तो बढ़ ही गया है। तो हम्म अगर एक क्राइसिस दस्ता रहता है और कीमतें बढ़ती हैं तो अगर नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी तक स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस बंद रहती है और हम्म ऑयल इसी तरह 125-150 के दरमियान रहता है और हमारी कीमतें और 50-70 पैसे बढ़ जाती है तो यकीनन इंटरेस्ट रेट ऊपर आएगा। नहीं, तो ये डिपेंड करता है जंग के हालात क्या रहते हैं सही से और हमारा शिप तो रेमिटेंसेस गुजर पे के भी आ आपको गया ना, डिपेंड। हमें तो ऑयल आ गया ना वहां से गुजर के। जी 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 हमारे शॉर्टेज नहीं है बट हमें कीमत तो पूरी देनी पड़ रही है ना। कीमत तो बढ़ेगी ना। हाँ मॉनेटरी पॉलिसी तो इस पे होती है कि कीमत क्या है। बिल्कुल बिल्कुल शॉर्टेज एक अलग क्राइसिस है। सही जी। हम्म। मियाँ साहब अपना सवाल करें। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी। भाई साहब। सर मेरा सवाल ये है कि लेट्स एज्यूम कि अगर ये जंग एक हफ्ते में अगर लेट्स से रिजॉल्व हो जाती है तो अभी जो ये बॉटलनेक ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, इकोनॉमी स्लो डाउन हो चुकी है, तो दोबारा नॉर्मलाइज होने में कितना टाइम लेगा ये? जी बड़ा अच्छा सवाल है। ये चीजें नॉर्मलाइज जैसे बटन ऑफ और बटन ऑन नहीं होता कि जी आपने बटन ऑन किया और सब चीजें हो गई। अब एलएनजी की जैसे अब तो कतर ने सप्लाई जीरो कर दी है वो उसको करने में कभी 2-3 महीने लग जाते हैं। वो टेम्परेचर को कंट्रोल करना करना बाकी सप्लाई चेन जो है दुनिया भर की मतलब कम से कम आज अगर हम जंग एक हफ्ते में खत्म कर देते हैं तो हम इस वक्त सच से मार्च में बैठे हैं तो मेरे ख्याल में जून पे जाके चीजें को नॉर्मलाइज होना शुरू होंगी। तो अगले 2-3 महीने तो आपको ये तकलीफ रहेगी कीमतें भी ज्यादा रहेगी और सप्लाई चेन भी शॉर्ट रहेगी। जी। थैंक यू सर। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अब आखिर में बताएं कि इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी जो है इस वक्त रखनी चाहिए, क्योंकि जंग इस वक्त कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कब तक है। तो क्या आगे का स्टांस आप देख रहे हो, इस हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में कैश हाथ में रखें और जैसे ही आपको लगे कि जंग खत्म हो रही है मार्केट के लेवल अच्छे आ गए हैं तो उस वक्त इन्वेस्ट कर लें। सही सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर खजर आपका, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जितने भी थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स थे, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक सवाल है अदनान जी। जी अदनान, अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं ये पूछना जी चाह भाई रहा हूँ साहब। कि सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि पीएसओ में फंसा हुआ हूँ फॉर जो है ना 20 की आपकी बात आवाज है, तो उसका क्या करूँ? यार मुझे वो बिग आप प्रीवियस स्पेसिफिक स्टॉक का वो मुझे ना वो करना मुश्किल होगा मेरे बारे में कमेंट करना। तो वो आप रहना ही चाहिए क्योंकि मैंने उसको गौर से इस तरह देखा नहीं। मैं आपको कुछ कहूँ तो उल्टा सीधा ना हो जाए। सही, बहुत शुक्रिया। चलिए थैंक थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। और हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।